हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर रोज़ रात को 9 बजे मैं आप लोग को एनसीईआरटी का 1 से 2 पेज एक्सप्लेन करता हूं, जो कि आपके क्लास 12th या फिर आईआईटी जेईई या फिर आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए तो 100% काफ़ी कंपलसरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, क्योंकि इसमें मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर आप लोग को सारी चीज़ों को बताता हूं जो शायद आप खुद से नहीं कर पाते हैं। तो हर रोज़ रात को 9 बजे आप लाइव क्लास आकर यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th के एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, उसका पेज नंबर 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि टोटल 8 वीडियोज़ में 8 लेक्चर में आया है, जिसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। आप पीछे के वीडियोज़ को भी चाहे तो देख सकते हैं। अभी हम लोग पेज नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 1.4 जो है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी एचसी वर्मा में भी था, जिसे मैंने बताया था। आप चाहे तो एचसी वर्मा का इसमें प्ले लिस्ट है, आप एचसी वर्मा के प्ले लिस्ट में जाकर एचसी वर्मा के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on distance between the charges and masses respectively। अब समझिए सिचुएशन को। इसमें बोल रहा है कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में, ठीक है, दो चार्ज मान लीजिए कि एक पर चार्ज कुछ Q1 रहा होगा, कुछ Q2, कुछ ना कुछ तो चार्ज है इस पर, आगे देखेंगे क्या चार्ज है। दोनों का कुछ मास भी है। मान लीजिए इस चार्ज का मास m1, इस चार्ज का मास m2, चार्ज का मास भी होता है, हम लोग जानते हैं। और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और दोनों को जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इन्वर्स मास लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस मास लॉ या फिर चार्ज लॉ जो है उसको फॉलो करता है। फिर है इसका पार्ट ए, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इसमें हमको क्या करना है, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है उस फोर्स का, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स है उस फोर्स का, दोनों का वैल्यू फाइंड करके दोनों को हमको कंपैरिजन करना है। फिर इसमें फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए का फर्स्ट पोर्शन है, फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब दो चार्ज है, उसमें एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज प्रोटॉन है फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या है, फॉर 2 प्रोटॉन्स, उसमें दोनों प्रोटॉन ही हैं, तो इसके लिए हमको वो फाइंड करना है। फिर बी सेक्शन देखते हैं क्या है, estimate the accelerations of electrons and protons due to electrical force and their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। इसमें हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, जब वो 1 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ हो, जहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, ये नहीं भी दिया हो फिर भी आपको याद रहना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो सॉल्यूशन एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग के पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज में से एक बार हमको लेना है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दूसरी बार दोनों को हमको प्रोटॉन ही लेना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻−19 कूलम, और प्रोटॉन पे बस सेम चार्ज प्लस होता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेना है तो एक निगेटिव ये वैल्यू और एक पॉजिटिव ये वैल्यू, दूसरी बार अगर प्रोटॉन लेना है तो दोनों पॉजिटिव ही हम लोग ले लेंगे, और दोनों का डिस्टेंस हम लोग कुछ आर कंसिडर कर लीजिए, या फिर आर का वैल्यू 1 एंगस्ट्रम दिया हुआ है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर पहले हमको फोर्स निकालना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर अपने कॉपी में उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बेहतर ढंग से सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट इज, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इस पे जो चार्ज का वैल्यू है दोनों सेम है, कितना 1.6 × 10⁻−19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे भी और प्रोटॉन पे भी उतना ही है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, बस प्रोटॉन पे प्लस में है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस में है। अब यहाँ जो फोर्स का वैल्यू है, क्योंकि हम लोग चार्ज के कारण ले रहे हैं इसलिए FE हम लोग लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। अब इसमें जो है फोर्स का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा, जब एक
इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, उसके कारण Fe, ठीक है। ये निगेटिव सिंबल इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया, एक्चुअली निगेटिव सिंबल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन निगेटिव सिंबल का हमारा सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है बस, और इस निगेटिव साइन का कुछ और मतलब नहीं है। यहाँ पे शायद मेंशन भी है, वेयर द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव, जहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जों के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स है। द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, अट्रैक्टिव ही है। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो M1 मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू आपको पता है, जी का वैल्यू कितना होता है ये भी आपको पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये आपका जी का वैल्यू हो गया, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे। तो इसमें हम लोग जो वैल्यू डालेंगे इसका दोनों चार्ज का वैल्यू और आर का वैल्यू और 1/4 का 4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। तो सारा डाटा डालकर आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और सारा डाटा डालकर आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन आपका दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका दिया हुआ है, और आर का वैल्यू भी दिया हुआ है। ये भी कैलकुलेट कर लेंगे और ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन, दोनों कैलकुलेट करने के बाद फिर देखते हैं वेयर Mp एंड Me आर द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। वेयर Mp और Me जो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आप जानते ही हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है, फोर्स जो दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है उसका, और फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है उसका। मतलब ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालकर ये इस तरह से डाल के कैलकुलेशन कर दिया है। तो आप अलग अलग खुद से निकालेंगे, पहले Fe निकालेंगे फिर Fg निकालेंगे, दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे, फाइनली आपका वैल्यू कितना आएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻39 आ जाएगा आपका वैल्यू। आप खुद से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड है जो हमारे इसका सेकंड पोर्शन था कि दो प्रोटॉन के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। ऑन सिमिलर लाइंस द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट डिस्टेंस आर अपार्ट इज। इस बार दो प्रोटॉन है हम लोग के पास, दोनों प्रोटॉन का मास हमको पता है, मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका भी मास सेम है। और इस पर जो चार्ज का वैल्यू है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ भी चार्ज का वैल्यू सेम है। तो Fe हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। Fe निकालने का क्या फार्मूला, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 का भी वैल्यू उतना ही, और R को हम लोग R ही रहने देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा Fe का वैल्यू आ जाएगा, या फिर R का जो वैल्यू था 0.1 एंगस्ट्रम, इस तरह से कुछ था, वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर R का वैल्यू रहने दीजिए। R का वैल्यू इसका और इसके R का वैल्यू, दोनों का R का वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर Fg का फार्मूला हमारा क्या था, G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, सारा वैल्यू आपको पता ही है। M1 जो है हमारा, M1 का वैल्यू कौन सा है, मास ऑफ प्रोटॉन, और M2 भी हमारा मास ऑफ प्रोटॉन ही है। दोनों मास ऑफ प्रोटॉन डालेंगे, फाइनली कैलकुलेट करके जो हमारा वैल्यू आएगा दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो डिवीज़न करने के बाद वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36। फिर है however it may be mentioned here that the signs of two forces are different। यहाँ पे हमारा पता क्या चलता है कि जो हमारा दो फोर्स है, दोनों फोर्स का साइन क्या है, डिफरेंट है। फॉर टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के लिए द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर एंड कूलम फोर्स इज़ रिपल्सिव। यहाँ पर चूँकि दो प्रोटॉन के बीच में हम लोग देख रहे थे, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको पता है सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसका जो मास M1 है और इसका भी मास क्या है, M ही है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। वही चीज़ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दिज फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस। ये जो हमारा दो प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है, ये कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर होता है इनसाइड ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दो प्रोटॉन के बीच जो हमारा डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और यहाँ जो फोर्स है वो क्रिएट करता है दोनों के बीच इतने डिस्टेंस पे
10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पे जो फोर्स क्रिएट करता है वो फोर्स का वैल्यू कितना होता है 230 न्यूटन। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 230 न्यूटन आएगा। ये भी आप का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है 230 न्यूटन होता है, और आपका न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्स होता है। वेयर एज एफ जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻34 न्यूटन। और न्यूक्लियस के अंदर ही दो प्रोटॉन हमारा रखा हुआ है, दोनों प्रोटॉन के बीच जो चार्ज के कारण फोर्स है वो 230 न्यूटन है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है 1.9 इंटू 10⁻⁻34 न्यूटन है। तो ये डिफरेंस है ना न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड कीजिए। तो ये डाटा अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप फटाक से इसको कैलकुलेट करके उसका जो रेशियो है वो वैल्यू आप बता देंगे। ऐसे आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब कि इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में जो है इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा बहुत ज़्यादा होता है। The dimensionless ratio of the two forces shows the electric forces are enormously stronger than the gravitational force। अच्छा, ये डायमेंशनल रेशियो हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिहाजे से भी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है किसकी तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। फिर है बी पोर्शन, द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय अ प्रोटॉन और ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन। मतलब कि बी पोर्शन में हमारा क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, दोनों के बीच में हमारा फोर्स फाइंड करना था। तो इस कंडीशन में जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जितना अप्लाई करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे जितना अप्लाई करेगा, दोनों अट्रैक्टिव अप्लाई कर रहा है, तो दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा हमारा सेम होगा। हाउएवर द मासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg और प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसके बाद है फिर यहाँ जो फोर्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर, मतलब 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसका जो हमारा डाटा और आर का यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 एंगस्ट्रम है, शायद आप देख लेंगे 1 एंगस्ट्रम ही है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका फाइनल वैल्यू है वो इतना आ जाता है। सारा डाटा आपको पता है 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है। यहाँ पे जैसे ये कैलकुलेट किया हुआ है आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपका वैल्यू इतना आ जाएगा। फिर है आपको इसमें पता क्या करना है अब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। अब समझिए थोड़ा सा गंभीरता से कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो दोनों पे चार्ज का वैल्यू तो सेम ही है। तो चार्ज का वैल्यू अगर सेम है तो उस कंडीशन में फोर्स भी हमारा सेम अप्लाई होगा। अट्रैक्टिव रिपल्सिव उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमारा क्या होगा फोर्स का वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ पे जो मास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो दोनों का डिफरेंट है। अब सिचुएशन को समझिए कि हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है हमारा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो आपको माइंड में हर समय होना चाहिए। द एक्सेलरेशन दैट एन इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो इज़। अब इस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा वो देखिए। तो फोर्स का वैल्यू हमको यहाँ से पता है और मास का भी वैल्यू हमको पता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, है ना। तो एक्सेलरेशन जो फाइंड कर रहा है वो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ जो फोर्स है वो फोर्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मास, मतलब फाइनली इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटिंग दिस विड्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी कैन conclude that the effect of gravitational field is negligible on the motion of electron that undergoes very large acceleration under the gravitation under the action of Coulomb's force of proton।
मतलब कि यहाँ पे हमको देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन ले या फिर 2 प्रोटॉन ले, कोई सा भी हम लोग ले, तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन है इतना ही आएगा, क्योंकि सिर्फ इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन उसका वैल्यू इतना आएगा। जबकि अगर आप सेम इसके फोर्स के लिए काउंट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर फोर्स का वैल्यू डाल के आप मास से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो उसका वैल्यू बहुत कम आएगा इसकी तुलना में। ये वैल्यू आप देखिए कितना ज़्यादा है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना ज़्यादा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम। इस कारण उसको हम लोग निग्लिजिबल मान के चलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, निग्लिजिबल है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज़ एक्सेलरेशन, अच्छा ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन का निकला था, और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का मास, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का मास, मतलब कि प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो इतना हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर। फिर इसके बाद हम लोग पेज नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। ये पेज नंबर 14 है आपका। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1.5, इसको भी आप ध्यान से समझिए। अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज़ सस्पेंडेड बाई अ नाइलॉन थ्रेड, एक मेटालिक स्फीयर है ए जो एक नायलॉन के धागा से लटका हुआ है। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी इज़ हेल्ड बाई insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 cm as shown in figure 1.7a। अब इसको क्या किया जाता है, एक चार्ज तो हमारा क्या है A इस तरह से लटका हुआ है जिस पर चार्ज इस तरह से है कुछ, और एक हमारा दूसरा मेटालिक स्फीयर है जिसको हम लोग एक इंसुलेटिंग बॉडी से पकड़ के यहाँ पर ऐसे नज़दीक लाते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज़ नोटेड फॉर एग्जाम्पल बाय शाइनिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन ए स्क्रीन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इस ए में, इसको नोट किया जाता है किसके द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा। मतलब कि यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह कुछ व्यवस्था करके जैसे ही यह चार्ज हम लोग लाते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा इसमें कुछ मूवमेंट आता है कि नहीं, इस डिफ्लेक्शन को, इसमें जो चेंजेज आ रहा है उसको नोट किया जाता है स्क्रीन के हेल्प से और इस पर लाइट देकर। फिर स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाई अनचार्ज चार्जेस सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब ये ए और बी हमारा क्या है, चार्ज्ड स्फीयर है, इसको दो और स्फीयर से इसको टच कराया जाता है, ए और बी को टच कराया जाता है दो और स्फीयर से। वो स्फीयर क्या है, अनचार्ज्ड है, मतलब कि इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। जो नया स्फीयर सी और डी इस पर टच कराया जाएगा, सी और डी पे कोई चार्ज नहीं है। एज शोन इन फिगर 1.7 बी, सी एंड डी देन रिमूव। अच्छा, फिर 1.7 बी में देखिए यहाँ पे सी और डी पर कोई चार्ज नहीं था। ए पे कितना चार्ज था, 4 चार्ज था, और बी पे कितना था, 2 था। अब इस पे जैसे ही मेटालिक स्फीयर को हम लोग टच कराते हैं, इसका 2 चार्ज ट्रांसफ़र होके इसमें आ जा रहा है और इसका 1 चार्ज ट्रांसफ़र होके इसमें आ जा रहा है। मतलब इस पे 2 चार्ज था तो 1 इसमें आ गया, और इस पे चार्ज था 4 था तो इस 2 इसमें आ गया। फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सी एंड डी आर देन रिमूव्ड। उसके बाद टच कराने के बाद जब चार्ज उस पर चला जाता है सी और डी पर, तब क्या किया जाता है, उसको रिमूव कर लिया जाता है। एंड बी इज़ ब्रॉट क्लोजर टू ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। सी और डी को ए और बी से अलग करने के बाद बी को ए के नज़दीक लाया जाता है। कितना नज़दीक लाया जाता है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एज शोन इन फिगर 1.7 सी, जैसा कि फिगर 1.7 सी में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि चार्ज जो है, यहाँ पे चार्ज बट जाता है, और चार्ज के बटने के बाद यहाँ पे 2 चार्ज इस पे आ गया, तो ये 2 चार्ज को लेके ए यहाँ पे आ गया, फिर 1 चार्ज इस पे आ गया। उसके बाद बी को क्या किया जाता है कि यहाँ से खिसकाकर इसको और नज़दीक 5 सेंटीमीटर पे ला दिया जाता है, कि जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर 1.7 सी में आप देख पा रहे हैं। फिर है, what is the expected repulsion of A on basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical sizes. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. अब इसका कहना है कि इसको जब यहाँ से यहाँ पे लाते हैं, पहले कहाँ पे था, 10 सेंटीमीटर पे था,
पहले ये जो था 10 सेंटीमीटर पर था, 10 सेंटीमीटर की तुलना में जब ये 5 सेंटीमीटर में आ रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स था उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को आपको कैलकुलेट करना है और फिर बताना है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, आप इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी है। लेट द ओरिजिनल चार्ज ऑन स्फीयर ए बी क्यू। मान लीजिए कि ओरिजिनल चार्ज स्फीयर ए पे कितना था, क्यू था, जैसा कि उस फिगर में 4 चार्ज दिखाया गया था। एंड ऑन बी इज़ क्यू डैश, और बी पे जो है चार्ज वो क्या है, क्यू डैश है। एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देयर सेंटर्स, और दोनों के बीच के, दोनों जो हमारा स्फीयर है इसके सेंटर के बीच जो है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हमारा आर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज़ गिवन बाई, और दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दिया गया इस फार्मूला से, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डैश बाय आर स्क्वायर से, है ना। तो ये फार्मूला हमारा एक चार्ज का वैल्यू क्यू, दूसरा चार्ज का वैल्यू क्यू डैश। अब उसमें 4 हमारा प्लस पॉजिटिव चार्ज था, इसमें 2 हमारा पॉजिटिव चार्ज था। तो चार्ज को हम लोग संख्या में तो डिनोट नहीं कर सकते ना, उसको हम लोग कुछ कुलॉम में डिनोट करेंगे, 5 कुलम 10 कुलम, इस तरह से कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग क्यू और क्यू डैश कंसिडर कर लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। ठीक है। निगलेक्टिंग द साइज ऑफ स्फीयर ए एंड बी इन कंपैरिजन टू आर, दोनों के बीच ये साइज है कुछ इसका, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इस ये जो हमारा स्फीयर है इसको हम लोग पॉइंट साइज एज्यूम करके चलेंगे हमेशा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है। व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर सी टचेज ए, जब अनचार्ज स्फीयर सी ए को टच करता है, द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एंड सी, तो क्या होता है, चार्ज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब आधा आधा बंट जाता है ए और सी पर बाई सिमेट्री, सिमेट्री के कारण। इसका सिमेट्री मतलब इसका प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारा कुछ दो बॉडी का आपस में टच करवाएंगे तो चार्ज हमारा क्या होगा, पूरे में बढ़ जाएगा। इस पर जितना चार्ज होगा, इस पर जितना चार्ज होगा, सपोज कीजिए इस पर 12 चार्ज है, इस पर 8 चार्ज है, तो दोनों 20 हो गया, 20 हो गया, तो इस पर 10 और इस पर 10 हो जाएगा। मतलब कि सिमेट्री का प्रॉपर्टी, चार्ज का सिमेट्री का प्रॉपर्टी है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। फिर है ईच स्फीयर कैरीज अ चार्ज q/2 सिमिलरली आफ्टर d टचेज b, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि q चार्ज था हमारा a पे, तो a और c पे हमारा क्या हो जाएगा, q/2 और q/2 हो जाएगा, आधा आधा दोनों पे बट गया। इसी तरह से d b से जब टच करेगा तो यहाँ पर भी फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर टोटल चार्ज q डैश था तो q'/2 हो जाएगा, फिर q'/2 हो जाएगा। नाउ इफ़ द सेपरेशन बिटवीन a एंड b इज़ हाफ्ड, अब जो सेपरेशन a और b का है उस सेपरेशन को हाफ कर दिया गया। आपने देखा था कि जो डिस्टेंस था वो पहले क्या था, 10 सेंटीमीटर, फिर बाद में उसको 5 कर दिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज़, अब जब रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है, एक हमारा a जो है जिस पे चार्ज q/2 हो गया है और b जो है हमारा उस पर चार्ज क्या हो गया है, इसको हम लोग पकड़े हुए थे ऐसे b को, तो b पे हमारा चार्ज q'/2 हो गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ हो गया है, मतलब पहले डिस्टेंस r था, अब डिस्टेंस r/2 हो गया है। इस चीज़ को हम लोग q/2, q'/2 और r/2 को हम लोग फार्मूला पे पुट करते हैं, तो f डैश जो है हमारा नया जो हमारा फोर्स है, पहले वाला फोर्स क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश बाई r स्क्वायर, पहले फोर्स ये था, फिर नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 का वैल्यू, q2 का वैल्यू और r का वैल्यू। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो q इंटू q'/4 हो जाएगा, फिर r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q'/r स्क्वायर। मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारा इस वैल्यू के बराबर आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर चार्ज का वैल्यू हाफ हो जाए, ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, आपके नीट या फिर IIT JEE में भी आपका मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी चार्ज के वैल्यू को हाफ़ कर दिया जाए, अगर दो चार्ज के वैल्यू को हाफ़ कर दिया जाए और उसके डिस्टेंस को भी हाफ़ कर दिया जाए, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को भी हाफ़ कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में फ़ोर्स क्या होगा। तो फोर्स उसमें ऑप्शन हो सकता है कि डबल हो जाएगा, फिर हाफ़ हो जाएगा, फिर रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि अगर चार्ज को हाफ़ कर दिया गया, दोनों चार्ज को अगर हाफ़ कर दिया गया और डिस्टेंस को भी हाफ़ कर दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा फोर्स है वो अनचेंज्ड हो जाएगा, मतलब कि फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है 1.7, इसको हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे।
तो आप चाहे तो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, जिनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे वाली क्लास में हम लोग। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बाय बाय।